देख रहे हैं उनको यही करना चाहूँगा कि ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में अगर जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है। और इसका मैं तो खुद कोई बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो कोई भी कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप सब देख रहे हो BKNA ब्लॉग्स। आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और ये हमारा जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि ये ब्लॉग, इसको हम ब्लॉग नहीं बोलेंगे। एक शख्स की लाइफ जर्नी है जो कि आप मेरी वीडियो में पहले से देखते आ रहे हो। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब से वो मेरी वीडियो में आ रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो पुरानी वीडियोज़ को। और वो पर्सन छोटे से गाँव से आए हैं दिल्ली में, और उन्होंने अभी तक जो संघर्ष किया, उनकी जो पूरी लाइफ जर्नी है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और कुछ फनी और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनसे भी करेंगे। और जो भी, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, जो कि आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिले, और जो भी वो करना चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर सके। ही इज़ राइट नाउ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन 2011 में पूरी की है, और तब से ही ये फर्म अनूप अचिंत एंड एसोसिएट के नाम से हमने स्टार्ट किया है। ये ईस्ट दिल्ली में लोकेटेड है। बचपन के बारे में तो मतलब कि बताने लगे ऐसा लगेगा जैसे ये बनाई हुई स्टोरी है। मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और ये सोचिए कि फर्स्ट क्लास मैंने अगर जो मैं बात करूँ, मैंने बिहार में पास किया है। और सेकंड क्लास से यहीं हमारे ऑफिस के पीछे एक स्कूल है गवर्नमेंट का, वहीं से मैंने सारी स्टडी अपनी पूरी की। फिर कॉलेज भी हमने यहीं से किया। और बचपन की जहाँ तक बात रहे कि हम फर्स्ट क्लास में बिहार में पढ़ते थे, वहाँ पर 1 साल के 12 रुपये की फ़ीस लगती थी एग्ज़ाम की। हमारे पास वो भी नहीं थे। हमारी माताजी ने हम लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया, और 50 रुपये का कर्जा लेकर के हम लोग दिल्ली आए थे। 50 रुपये का कर्जा, हमारे पास 50 रुपये नहीं हुआ करते थे। और हमारे पिताजी यहाँ पर रहते थे हालांकि, और वो आप देखते हैं रेहड़ी पटरी देखते हैं, तो एक शॉप होती थी लाल किले में उस समय, जो कपड़े की दुकान होती थी, पुराने कपड़े जो बिकते हैं, वहाँ पर हमारे पापा लेबर का काम करते थे। पिताजी, माताजी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, पहली दूसरी क्लास थी, लेकिन पिताजी हमारे 1966 के 10वीं पास थे। तो उनको ये पता था कि पढ़ाई से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने हमें, जब भी कभी मेरी बात हुई या जितना मुझे याद है बचपन में, तो वो यही कहते थे कि कुछ करो या ना करो, पढ़ना ज़रूरी है। और आप आज देखते ही हैं कि अगर जो कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके पास 8-10 लोगों की टीम है, तो कुछ ना कुछ हमने किया ही हो। मेरे पिताजी का नाम दुर्भाग्यवश अब वो हमारे साथ नहीं है, श्री सुरेश प्रसाद जी हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, और दूसरी वो शिक्षा देते थे कि कभी ना कर्जा इतना मत लेना कि आप पूरा ना करवाओ और मर जाओ कर्जा खा करके। तो 2 बातें मुझे लगता है, और उनका कंट्रीब्यूशन तो रहा ही। उनकी उसी बात को याद कर करके हमने पढ़ाई की। माताजी का नाम श्रीमती राज दुलारी देवी, और वो अभी 2018 में हम छोड़ कर चली गई। उनका कंट्रीब्यूशन भी देखिए, उन्होंने हमें ना मेहनत करनी बहुत सिखाई। गाँव से यहाँ पर आए थे, तो गाँव की भी एक बात बताऊँ, हमारे घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। जल योजना तो अब स्टार्ट हुआ है पिछले 5 साल में, उस पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो लोग, आप फिल्मों में देखते या डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि राजस्थान में पानी की दिक्कत है, बिहार में बहुत पानी की दिक्कत हुआ करती थी। और गांव में ना कुएँ हुआ करते थे, हैंडपम्प भी सब जगह नहीं अवेलेबल थे, कुएँ। और हमारे घर में हमारे पिताजी के 4 भाई हैं, उनके बच्चे सब वहाँ रहते थे। पिताजी हमारे अकेले यहाँ पर रहते थे, इसलिए कि गाँव में बहुत व्यवस्था ख़राब थी हमारे घर में, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अकेले यहाँ से कमाते थे, जो भी पैसे 150-200 महीने हम कमाते थे वो गाँव भेजते थे। हमारी माताजी अकेली ऐसी मेंबर थी जो सभी लोगों का, लगभग 8-10 लोगों का पानी कुएं से ला करके दूसरी जगह से, मतलब कि 300-400 मीटर की दूरी पे होगा हमारे घर से, और सबके लिए पानी की व्यवस्था करती थी, चाहे वो नहाने का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खाना बनाने का पानी। तो मेहनत पे माताजी ने शुरू से जोर दिया, और वो बात मुझे अभी तक याद है। माँ बाप की तो याद मुझे बहुत आती है। खैर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जब क्लियर किया, उसके बाद 2013 में हमारे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हो गया। अब उस समय भी सोचिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही चुना था और सोचा था
कि मैं जॉब नहीं करूँगा, तो मैं प्रैक्टिस में आ गया था फर्स्ट डे से। मैंने कहीं जॉब नहीं की, मैंने कोई किसी तरह की कोई जॉब मैंने नहीं की ज़िंदगी में। तो पहले दिन से ये इसी जगह पर बैठा हूँ, इसी चेयर पे बैठा हूँ। चेयर भी वही है, सोचिए आप, और एक हमारे पास प्रिंटर है, वो भी वही है। तो उनकी ये बात यही याद आती है हमें, और लगता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। और तो मैं मतलब कुछ चीज़ों को ना, मतलब माता पिता की बात होती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, कि ऐसी कोई प्रिपरेशन तो मेरे सामने कुछ हुई नहीं कि आप क्या पूछेंगे और क्या नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत जो है ना, आपको लगन के साथ करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई इस तरह की कोई चीज़ होगी, कोई बच्चा अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है तो वो नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। फर्स्ट क्लास की जो स्कूलिंग थी मेरी, वो गांव में ही हुई। गांव का जो प्राइमरी स्कूल होता है, अब गांव के में सोचिए प्राइमरी स्कूल भी इस दर्जे का था कि मेरे डेट ऑफ बर्थ का भी कोई प्रूफ नहीं लिया गया। जो हमने बताया, क्योंकि गांव में तो कोई रहते नहीं थे, पिताजी यहाँ रहते थे, तो मैं वैसे घर के पास ही के स्कूल था, उसमें चले जाता था। टीचर ने पूछा जन्मतिथि बताओ, हमें पता नहीं था। टीचर ने अपना भी जन्मतिथि हमारी लिख दी। फर्स्ट क्लास हमने वहाँ पास की, और 14 जनवरी 1988 को हम दिल्ली जब आए, 50 रुपये लेकर गए यहाँ पर। तो यहाँ पे MCD स्कूल में एडमिशन कराया मैंने, और यहीं से सारी शिक्षा मेरी दिल्ली के सरकारी स्कूल से हुई है। एक 5वीं तक की MCD की जो स्कूल होते हैं, नगर निगम का स्कूल होता है, उससे। उसके बाद सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 शकरपुर, जो हमारे ऑफिस के पीछे ही है। मैंने आपको जैसा बताया कि 3 भाई हैं हम लोग। मैं सबसे छोटा भाई हूँ अपने घर में, और एक हमारी दीदी हैं जो सबसे बड़ी हैं। दीदी का नाम धर्मशीला देवी, जो कि दिल्ली में ही मैरिड है और जनकपुरी साइड में रहती हैं। बड़े भाई महेश कुमार, जो ड्राइवर का काम पेशा है उनका। बीच वाले भाई जो हैं मंझले भैया जो हैं, वो अखिलेश कुमार, और वो अभी रिपोर्टर हैं, और वो मैंने बताया भारत सरकार की एक मैगजीन है, उसके लिए काम करते हैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राजेश कुमार मेरा नाम। जब हम 1988 में दिल्ली आए थे, तो हमारे पास आप ये सोच सकते हैं कि आने का किराया नहीं था। 50 रुपये कर्ज लेकर के आए थे। तो हमारी दीदी, बड़ी दीदी और बड़े भाई साहब जो हैं, उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया शायद। बड़े भाई तो खैर उन्होंने एडमिशन लिया स्कूल में, मेरी दीदी ने एडमिशन नहीं लिया। क्या कहते, मैं भी एडमिशन ले लूँगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो हमारी दीदी ने एडमिशन नहीं लिया स्कूल में। बड़े भाई, जो हमारे बड़े भैया हैं, उन्होंने एडमिशन लिया। हमारे बीच वाले भैया सब ने, भाई सब ने एडमिशन लिया, और मैंने एडमिशन लिया। हालांकि मुझे उस समय तो उतना होश नहीं है कि एडमिशन हम लेने गए थे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था और कौन कराने थे। लेकिन ये पता है कि पिताजी हमारे गए थे, क्योंकि हमारे पिताजी को बताते स्कूल में जाकर एडमिशन कैसे होता है। तो हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने 9th क्लास तक पढ़ाई की यहाँ पर, 5वीं से 9वीं तक, यानी कि 4 या 5 साल उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी, और उन्होंने ट्रक ड्राइवर की, मतलब ट्रक वाले के साथ रह के और कंडक्टर स्टार्ट किया, और ट्रक ड्राइवर बन गए 1996 में। उस समय तक हम 2 भाई पढ़ रहे थे। एक भाई आज की डेट में रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर। उन्होंने अमर उजाला में भी काम किया, दैनिक भास्कर में भी काम किया, और आजकल दिल्ली सरकार की एक न्यू इंडिया समाचार के नाम से एक मैगजीन आती है, उसमें सब एडिटर हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं। और क्योंकि कुछ बड़े भाई भी कुछ ना कुछ काम करने लगे थे, हमारे माता जी भी कुछ ना कुछ काम करते, जो मैंने बताया कि लिफाफे का काम करते थे, और हम लोग बेचते थे। तो घर में फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि स्टेबल हो गई थी हमारी, कि अब हमें ये कोई दिक्कत नहीं थी। और कभी भी हमारे पिताजी ने, खास करके मुझे, ना बड़े भाई ने, ना पिताजी ने, ना माता जी, कभी मुझे ना पैसे कमाने के लिए, मतलब काम में करता था, लेकिन कभी कमाने के लिए जोर नहीं दिया। तो आज की डेट में तो जब देखा जाए तो आज भी बड़े भाई ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं। बीच वाले भैया रिपोर्टर हैं, उसके बच्चे भी एक ही लड़का है उनका, एक लड़की है छोटी, तो बहुत छोटी है। और लड़का जो है मतलब पढ़ लिख के अच्छी लाइन चला गया, और साइंटिस्ट का कोई कोर्स है रिसर्च का, उसमें फेलोशिप मिली है शायद, तो वो बेंगलोर में है भी। बड़े वाले भाई साहब के, क्योंकि मेरी इच्छा, मतलब कि मेरे को इतना ज्ञान हो गया था पढ़ लिख करके, और बड़े बीच वाले भाई साहब को, कि हमने जो बड़े भैया के 2 बच्चे हैं, एक वो BTech कर रहा है NSTU का, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही, और अच्छी रैंक होल्डर है प्रतिभा विकास विद्यालय में। सारी उसने जितनी भी स्कॉलरशिप होती है सारी जीती हुई है। और एक जो उसका छोटा भाई है, जो मेरा भतीजा, दूसरा भतीजा बड़े वाले भाई साहब का, वो भी CA में उसने मुझे देखते हुए एडमिशन लिया। मेरी वाइफ का नाम प्रियंका कुमारी है, और वो बिहार से ग्रेजुएट है, लेकिन हालांकि वो भी लोग दिल्ली में रहते थे, तो शादी मेरी दिल्ली में हुई। मैंने 2016 में शादी की, और 2016 में जब शादी हुई तो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे पिताजी को बिल्कुल 2013 में ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो नहीं थे।
तो शादी का सारा जिम्मेवारी मैंने बड़े भाई साहब को ही सौंप दिया और मैंने भैया कि आप लोग ही पसंद करो। तो अरेंज मैरिज मेरी हुई है, उन्हीं लोगों ने तय किया। और आज के ज़माने में, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए शादी से पहले मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा, ये मानते हुए कि हमने यही सोचा कि अगर जो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। शादी होने के बाद भाग्य कह लीजिए अच्छी है, मतलब मेरा या विश्वास मेरा अच्छा था। मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी मिली है और उनका कंट्रीब्यूशन यही है कि अगर जो मैं अपने भाई बहन या किसी भी परिवार के लोगों के लिए कुछ भी काम करूं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो टाइम देने का बात हो, चाहे किसी भी फंक्शन में कहीं जाने आने की कोई किसी तरह से रिलेटेड बात, तो कभी भी वो मुझे पीछे नहीं करती, बल्कि मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती है कि अगर जो आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए भी करो। तो मैं तो अपने को बहुत क्रेडिट देता हूँ इस बात का, और मैं उनको हमेशा ये कहता भी हूँ कि शायद तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, और दोनों का नाम हमने सोच विचार के ही रखा है। तो दोनों का नाम मेरी वाइफ से ही स्टार्ट होता है। मेरी वाइफ का नाम प्रियंका है, एक का नाम मैंने प्रतीक रखा है और दूसरे का नाम प्रियेश कुमार है। अभी तो दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, एक 3rd क्लास में पढ़ता है और एक 2nd क्लास में पढ़ता है। जीवन में तो इंस्पिरेशन देखिए मैम, एक्चुअली ना, जैसे आप डेस्टिनी कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, क्योंकि हम गांव से जब आए थे ना, तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं। मेरे को ना लोग वो कहते हैं इंट्रोवर्ट का मतलब बहुत कम लोगों से बात करता हूँ। ऑफिस में जितने लोग हैं परिवार के सदस्य हैं, इनसे तो बिल्कुल घर जैसा बातचीत है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ, लेकिन जितने लोगों से मैं बातचीत करता हूँ वो सारे लोग मेरे बड़े अच्छे हैं। और उसमें से मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ ना, तो हम लोग 7 दोस्त थे जो कॉलेज में मिले थे। स्कूल टाइम में तो सरकारी स्कूल वाले बच्चे बहुत कम कॉलेज जा पाते हैं, सरकारी स्कूल भी बेस्ट था, तो अब पिछले 10 साल में सही हुए। लेकिन 2000 की बात जब आप करोगे तो व्यवस्था बहुत ख़राब थी। ये सोचिए कि जब 9th 10th 11th 3 क्लास जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा स्कूल बन रहा था और हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी यहाँ पर। तो कॉलेज टाइम में ना हमें मित्र मिले, जिनका एक का नाम अनूप, एक का अचिंत और एक का रिंकिस, 3 लोग थे। हालांकि हमारे ग्रुप में 7 लड़के थे और 6 आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है कॉलेज में। तो इंस्पिरेशन की बात करूँ तो कभी ऐसा हमने सोचा नहीं था, मैंने खास करके, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद क्या होता है, तो मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मेरे जब दोस्त बनने लगे साथ वाले, तो सबसे पहले रिंकिस कपूर बने, तब मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि ये जब बन सकता तो हम भी कर लेंगे। हालांकि ये नहीं पता था उसके बाद क्या होगा। तो इंस्पिरेशन के नाम पे मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाले में से थे तो रिंकिस कपूर, और उनकी फैमिली जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। बहुत ही, मुझे बहुत का मतलब मैं ये नहीं चाहता कि IAS और IPS इस तरह के कोई उनके पास पद थे। लेकिन उनके माता जी और पिताजी उस समय के इंग्लिश ग्रेजुएट हैं, तो 1970 के, तो आप सोच सकते हैं कि वो पढ़े लिखे थे। और हम लोग कहाँ से, हम लोगों ने स्टार्ट किया। जब कभी भी अंकल और आंटी मिलते थे, विनोद कपूर और सीमा कपूर जी, रिंकिस कपूर माता पिताजी, तो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा अगर तो तुम्हें लगता है कि पढ़ के कुछ करना है तो तुम्हें CA ही करनी चाहिए। शायद उनको मुझे दिख गया होगा, उनको दिखने में लगता होगा कि ये कर सकता है। हालांकि मैंने, जब मेरा वो फ्रेंड रिंकिस कपूर 2005 में CA बन गया, तो 2006 में मैंने एडमिशन लिया है। लेकिन हमारी दोस्ती देखिए कि किस तरह की थी, कि मैं उनके पास पहले और बाद हमेशा उनके पास आता जाता था। तो वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे। इंस्पिरेशन तो मुझे वो कहीं ना कहीं उनसे मिली है। और बीच वाले भाई साहब से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि कभी भी घूसखोरी वाला काम कहीं ना करने दो, ना करवाओ। 2011 में मैंने जब फाइनल का एग्ज़ाम दिया, तो इस मैंने बताया ना, अनूप, अचिंत और रिंकिस कपूर, ये तीनों हमारे फ्रेंड थे और तीनों ये CA बन चुके थे मुझसे पहले ही। उसके बाद ही मैंने एडमिशन लिया था। उसमें से रिंकिस कपूर बन चुके थे, अचिंत और अनूप दोनों फाइनल की तैयारी कर रहे थे, तब मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मैंने फाइनल का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास कॉल आया अचिंत का कि एग्ज़ाम हो गए तो उसके बाद क्या करोगे। तो मैंने उनको पहले भी बताया था उन लोगों को, मैं कोचिंग से, जब 10वीं पास हुआ था उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। 11वीं पास हुआ तो 11वीं वाले को पढ़ाने लगा, मतलब जिस क्लास को मैं पास कर लेता था उसी क्लास को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उससे पहले वाली क्लास को नहीं पढ़ाता था। मैंने कहा मैं तो कोचिंग ही पढ़ाऊँगा, और इसीलिए मैंने CA भी की थी, क्योंकि उससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था और CA करने के बाद भी मैं वो बच्चों को पढ़ाऊँगा। अगर जो और सब उन्होंने पूछा कि साथ में क्या करूँ, मैंने कहा उसके साथ ना प्रैक्टिस करेंगे यार, जॉब मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जॉब करूँगा तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो अलग से क्यों करोगे, हमने नया ही अभी स्टार्ट किया, 1 साल ही हुआ है मैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो। तो 2011 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। 17 मई को मेरा एग्ज़ाम, 15 मई को एग्ज़ाम खत्म हुआ था 2011 को, 17 मई को मैंने ये फर्म ज्वाइन किए। उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो मैं वैसे ही मैंने ज्वाइन किया वॉलंटरी बेसिस पे। और जब मेरे पास डिग्री, जुलाई में मेरा रिजल्ट आया, तो 29 सितंबर 2011 को मेरी मेंबरशिप मिली है, ये वाली आप देख रहे होंगे डिग्री में। तब से मैं यहीं पर हूँ। हम कोशिश करते हैं 101% केसेस में कि हमारे प्रोफेशनल वर्क की वजह से
किसी को किसी तरह की पेनल्टी ना लगे। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारी जो है ना, क्लाइंट सर्विसिंग, वो हमारा मोटो कह लीजिए या यूएसपी कह लीजिए। जीवन में चैलेंजेस तो देखिए सबके पास ही होते हैं, हर व्यक्ति के ना अलग अलग चैलेंजेस होते हैं उसके हिसाब से, कि वो उसकी सोचने की का तरीका क्या है और उसके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंजेस अगर जो नहीं हो ना, तो बड़ा ही अनकलरफुल हो जाएगा लाइफ, और आप कुछ करोगे नहीं। मतलब कि अगर जो कोई चैलेंज ना हो किसी के पास में, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है ऐसा जिसको लगता है कि उसे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कुछ काम भी नहीं करना चाहेगा, दिन भर कुछ ना कुछ घर में सोता रहेगा, टीवी देखता रहेगा। तो चैलेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है, और चैलेंजेस को हमें फेस भी करना चाहिए। कि जब आपने इतनी लंबी जर्नी हिंदी वाली इंग्लिश में जब कन्वर्ट की, तो आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े? सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो ये था इस कन्वर्जन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में, हिंदी टू इंग्लिश वाली जर्नी में, कि ये डिसीजन लेना कि हम इंग्लिश मीडियम में भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। ये सोचने में कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना है कि नहीं, मुझे लगभग 5 साल मान के चलिए, कह सकते हैं कि मुझे 5 साल लग गया। लेकिन एक बार जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है, तो इंग्लिश में मैंने अच्छा परफॉर्म किया, और मेरा रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि मतलब किसी दूसरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कम रहा। एक कारण, दूसरा कारण ये भी मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हिंदी के जो एग्जामिनर है ना, हिंदी या इंग्लिश के किसी प्रोफेशनल कोर्स में, तो प्रोफेशनल कोर्स में जो चेकर और एग्जामिनर होते हैं ना, वो जनरली इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई एग्ज़ाम देना, प्रोफेशनल डिग्री से रिलेटेड, प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड, उसे क्लियर करना। तो मैं सब लोगों को, जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, जितने बच्चे को यही कहना चाहूँगा कि ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में अगर जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा कर सकता है। और इसका मैं तो खुद को बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो कोई भी कर सकता है।